हेलो दोस्तों, मैं स्मृति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यूपीपीसीएस प्री का टेस्ट सीरीज़ 2 देखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ 2 है यहाँ मैंने 15 क्वेश्चंस रखे हैं और ये टेस्ट सीरीज़ है तो सिर्फ आपके लिए है। इनमें आपको जितने क्वेश्चन सही लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुस्पद, मीर सैयद अली। बताइए इनमें से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, अकबर के दरबार में सबसे अच्छा सुलेख मोहम्मद हुसैन कश्मीरी का था, उसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। ओके, तो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपयुक्त में कोई नहीं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये अभी भी भारत में स्थित है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किया है? बताइए। फ्रेंसोंग, फरहान, मेगास्थनीज या उपयुक्त में कोई नहीं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेनसोंग। ओके, चीनी यात्री हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक रहकर अध्ययन किया था। हेनसोंग के समय शीलभद्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे। चीनी यात्री उनके चरित्र एवं विद्वता की काफ़ी प्रशंसा करता था। उसने स्वयं शीलभद्र के चरणों में बैठकर अध्ययन किया था। वह उन्हें सत्य एवं धर्म का भंडार कहते थे। ओके, तो राइट आंसर इज हेनसोंग। ओके, फिर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है युद्ध जिसमें भारत में मुसलमान शक्ति की स्थापना की। बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना की गई है। भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने अपने भारतीय अभियान की शुरुआत 1178 ईस्वी में ठट्टा पर आक्रमण करके कर दिया था, परंतु दिल्ली पर विजय को क्रम में उनकी मुलाकात पृथ्वीराज चौहान से हुई। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित करके भगा दिया, परंतु एक ही वर्ष बाद तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। कहाँ पर? उड़ीसा में, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। ओके, बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य का उल्लेख मेवाड़ में किया है। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। बाबर ने तुर्की भाषा में लिखित अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में 2 राज्यों मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया है। ओके, चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन पे। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के या रामकृष्ण परमहंस के? बताइए राइट आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु इज़ अ राइट आंसर। देखिए यहाँ पर किस तरह से रखा गया है, कुछ महापुरुषों की जीवन अवधि इस प्रकार से है। जैसे मीराबाई के बारे में हमने बोला, मीराबाई की है 1499 से 1546 ईस्वी तक इनकी अवधि थी, ठीक है। इसके बाद है मतलब 47 ईयर्स, ओके। सेकंड है तुलसीदास। तुलसीदास जो है उनकी 1532 से 1623 ईस्वी तक मतलब 91 ईयर्स, ओके। फिर है चैतन्य महाप्रभु का 1486 से 1533 ईस्वी तक माने 47 ईयर्स तक। गुरु नानक का किस प्रकार है 1469 से 1538 ईस्वी तक माने 69 ईयर्स। फिर रामकृष्ण परमहंस का है 1836 से 1886 तक माने 50 ईयर्स, ओके। तो इस तरह से ये सन आप लोग लर्न रखिएगा, क्योंकि मेन चीज़ है आपके कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मीराबाई का समकालीन कब से कब तक की अवधि थी। तो आप अगर आपको याद है तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे आपको क्लियर कर दिए हैं। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, कपूरथला, लाहौर या पटियाला, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, ओके। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। सुकरचकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी। रणजीत सिंह ने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। 29 मार्च 1848 को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय की घोषणा की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लाहौर, ओके। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? भारतवर्ष में, श्रीलंका में, कंबोडिया में या जापान में, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया में। भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ। कंबोज अर्थात आज का कंबोडिया का शक्तिशाली राज्य 6ठी शताब्दी में हुआ, जहाँ के शासक शैव थे। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विष्णु मंदिर विश्व का विशालतम मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। भारत सरकार इस मंदिर के हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कर रही है, ठीक है। चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पर, जो कि है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव फर्स्ट, राजा कृष्ण देव राय, कनिष्क या पुलकेशिन सेकंड, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने, ओके। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा के मंदिर मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी एवं कोणार्क में है, जिसका निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ। उनमें स्तंभों के प्रयोग की अपेक्षा लोहे की सहतीरों का उपयोग ज़्यादातर मिलता है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य देव मंदिर जो है ये नागर शैली के मंदिरों के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है और उस तारे का नाम क्या है? विर्गा या फिर 70 वर्जिन्स या बिटलग्यूस या बिग डिपर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिटलग्यूस, ठीक है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है और उस तारे का नाम है बिटलग्यूस, ओके। चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या फिर यह आँखों के लिए आरामदायक है,
या इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, या हम द्वारा अवशेष सबसे कम होता है? बताइए। हवा द्वारा इसका अवशेष सबसे कम होता है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। फिर है 12th क्वेश्चन, मृत तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विपेक्षण का, या फिर विवर्तन का? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मृत तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रेगिस्तान में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है जिससे नीचे वायु विरल एवं ऊपर सघन माध्यम का निर्माण करती है। किसी पेड़ से चलने वाली किरणें जब सघन माध्यम से विरल वायु में प्रवेश करती है तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और किरणें प्रतिबिंबित चोटी से आती प्रतीत होती है। इसलिए थल में स्थित पर जल का भ्रम होता है। इससे हम मृग मरीचिका कहते हैं। ओके, चलते हैं हमारे 13 क्वेश्चन पर, जो कि है धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर? इट्स वेरी इजी। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। ओके, चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब किस पर निर्भर करता है? वायुमंडल दाब के अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ए इज द राइट आंसर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके, चलते हैं 15 एंड द लास्ट वन। पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद से क्या होता है? सूर्य पर चली जाएगी ये गेंद, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या फिर पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखिए। और भी टेस्ट सीरीज़ आएंगे, तब तक के लिए आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को आप लोग देखिए और इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।